Hello everyone, welcome to this amazing platform of our channel Panesha for Competitive Examinations and I am पीयूष। तो आज की क्लास से हम डिस्कस करने वाले हैं अपना बूस्टर का पार्ट नंबर 4। ठीक है, इससे पहले जो 3 पार्ट आए हैं आपने आई होप कि देखे होंगे और आपको अच्छा भी लगा होगा सेशन। तो कैसा लगता है सेशन ये आप बता दिया करो कमेंट सेक्शन में। एंड अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना। इसके अलावा आपके बहुत सारे कोर्सेज चल रहे हैं, जैसे कि आपका सीजीएल के 18 सेट्स हो गए, वो सारे सॉल्व हो गए हैं। और इसके अलावा आपका एनटीपीसी का कोर्स हो गया, वो भी आपका रनिंग में है अभी। उसमें कुछ वीडियोज़ आ चुकी हैं आपकी, दिन धीरे धीरे आती रहेंगी आपका जैसे ही पेपर पास में आता है। एंड इसके अलावा आपका स्टैटिक जीके का प्रीमियम कोर्स चल रहा है। आपके जितने भी एग्जामिनेशंस हैं उनके लिए जो स्टैटिक जीके के सबसे रेलेवेंट टॉपिक्स होते हैं वो चल रहे हैं। और इसके अलावा आपका वोकैब का कोर्स चल ही रहा है, मोस्ट प्रीमियम वोकैब जो आपकी एग्जामिनेशन में बहुत बार रिपीट हुई हैं। उनमें आपके टोटल 3000 प्लस वर्ड्स कराए जा रहे हैं, जिसमें आपके वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस होंगे, ईडियम फ्रेजेस होंगे, सिनोनिम एंटोनिम होंगे, वर्ड मीनिंग्स होंगे। और ये सारी चीज़ें आपकी कराई जा रही हैं। और इसके अलावा ग्रामर सेक्शन भी चलेगा। तो ये जाके आप चैनल को देख लेना, प्लेलिस्ट वगैरह में आपको ये सारी प्लेलिस्ट मिल जाएंगी। ठीक है, अब इसे हटाता हूँ, अपना आज का सेशन शुरू करेंगे। देखो भाई, अपने पास में आज का पहला जो क्वेश्चन है बड़े ही ध्यान से समझेंगे। अब देखो मैं यहाँ पे 2 रूल बता दूँ। पहला रूल क्या है कि आपको सबसे पहले कोई भी क्वेश्चन सामने आता है उसको पॉज करना है, वीडियो को खुद से करने की कोशिश करनी है कि आपकी यहाँ पे क्या अप्रोच लग सकती है, आप कितने टाइम में इस क्वेश्चन को कर पा रहे हो। दूसरी बात, मैं जब भी बोलता हूँ समझ में आया कि नहीं आया, बोलो हाँ, आपको हाँ या ना, आपका जो भी रिप्लाई हो जहाँ भी बैठे हो वहाँ से देना है। और अगर आपका ना रिप्लाई होता है तो कमेंट सेक्शन में फटाफट से अपना डाउट भी बता देना कि सर ये डाउट आ रहा है। वैसे डाउट आएगा नहीं, क्योंकि कौन पढ़ा रहा है आपको, मैं पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, तो डाउट की कोई गुंजाइश रहती नहीं है, लेकिन तब भी अगर डाउट आ जाता है तो डाउट है। आ गया तो आ गया, कोई बात नहीं, उसे आप अपना क्लियर कर लेंगे। ठीक है, चलो। अब देखो पहला क्वेश्चन अपने पास में क्या है, द बेस ऑफ अ ट्राइंगल इज हाफ द बेस ऑफ अ पैरेललोग्राम हैविंग द सेम एरिया एज दैट ऑफ द ट्राइंगल। मतलब क्या बात हो रही है कि जो बेस है एक ट्राइंगल का वो हाफ है बेस का, कौन से बेस का, जो पैरेललोग्राम का बेस है। ठीक है, और वो पूछ रहा है कि हाइट का रेशियो बता दें जिनके एरिया क्या है, इक्वल है। एरिया और ट्राइंगल और पैरेललोग्राम के, ये आपका हिंदी में हो जाएगा, किसी त्रिभुज का आधार उसके समान क्षेत्रफल वाले समांतर चतुर्भुज के आधार का आधा है। त्रिभुज और चतुर्भुज के आधारों में संलग्न ऊंचाइयों का होगा। अब देखो इसे हम कैसे करने वाले हैं, बिल्कुल ध्यान से समझेंगे। हमारे पास में एक ट्राइंगल दे रखा है, ठीक है। लेट्स से ये हमारा एक ट्राइंगल हो गया और इसके बाद में हमारा एक पैरेललोग्राम है, ये पैरेललोग्राम हो गया। ठीक है, अब इस पैरेललोग्राम का जो बेस है, लेट्स से हमारा ये इस पैरेललोग्राम का बेस है। थोड़ा कलर यहाँ पे मैं चेंज कर लेता हूँ। अब ध्यान से समझना, इस ट्राइंगल का, इस पैरेललोग्राम का अगर मैं बेस बोलता हूँ कितना है, बी है। ठीक है, तो क्या बोला गया है हमसे, जो ट्राइंगल का बेस है वो हाफ है पैरेललोग्राम के बेस के। ठीक है, तो इसका जो बेस होगा इस ट्राइंगल का, ये कितना हो जाएगा, b/2 हो जाएगा। क्लियर है। अब अगर मैं बोलता हूँ इस ट्राइंगल की ये जो हाइट है ना, ये हाइट हो जाएगी आपकी h1। तो इस पैरेललोग्राम में ये जो हाइट बन रही है, हाइट क्या है, ये यहाँ पे जो आपका परपेंडिकुलर जा रहा है, परपेंडिकुलर जाता है, जो अल्टीट्यूड होता है वही आपकी हाइट होती है। तो इस पैरेललोग्राम की जो हाइट है वो है आपकी h2। ठीक है, तो वो हमसे क्या पूछ रहा है कि रेशियो बता दें करस्पॉन्डिंग हाइट की ट्राइंगल और पैरेललोग्राम की, यानी हमें h1:h2 चाहिए है। क्लियर है। और उसने हमें एक पॉइंट और दे रखा है कि इनका जो एरिया है ना वो सेम है। तो यहाँ पर कुछ नहीं, हमको एरिया सेम कर देना है। एरिया जो ट्राइंगल का होगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल इक्वल टू एरिया ऑफ हमें पैरेललोग्राम कर देना है। अब आप मुझे बताओ जरा कि पैरेललोग्राम का एरिया क्या होता है। पैरेललोग्राम का एरिया भाई फटाफट से बताएंगे सारे लोग मुझे। यहाँ पर आपका ट्राइंगल का हो जाएगा 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, यानी बेस है हमारा b/2 इंटू में हाइट कितनी हो जाएगी, h1 हो जाएगी। क्लियर है। इक्वल टू में, अब यहाँ पर जरा पैरेललोग्राम का एरिया बता दें तो बेस इंटू हाइट होता है इसका एरिया। ठीक है, तो बेस अपना b हो गया, हाइट h2 हो गई, यानी कि b इंटू h2। क्लियर है। तो यहाँ से आपका b से b कैंसिल हो जाएगा। क्लियर है। तो यहाँ से अगर मैं आपका h1/h2 लेता हूँ, h1/h2 इक्वल टू कितना आ जाएगा आपका, 4:1 आ जाएगा, यानी 4/1। क्लियर है। ये 2 2 4 हो जाएगा और ये आपका वहाँ पर चला जाएगा क्रॉस मल्टीप्लाई करा के। तो h1/h2 कितना आ गया, 4:1 आ गया, यानी कि इनकी जो हाइट का रेशियो होगा कितना होगा, 4:1, यानी ऑप्शन नंबर 4 जो है राइट आंसर हो जाएगा। अब आप यहाँ पे ये हमेशा याद रखना, आपसे कौन सा ऊपर, ट्राइंगल का ऊपर पूछा है, पैरेललोग्राम का नीचे पूछा है, तो 4 ऊपर आएगा और आपका 1 नीचे आएगा। ऐसा मत कर देना कि 1:4 कुछ लोग टिक करके आ जाए और आपका मार्क्स आने की जगह चले जाएँ। ठीक है, तो ऐसा काम नहीं करना है, आपको ध्यान रखना है कौन सा हमसे पूछा गया। ठीक है, तो ये वाला क्वेश्चन हो गया, क्लियर हो गया, सबको समझ में आ गया होगा, ज़्यादा कुछ था भी नहीं इसमें। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं फटाफट से। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है अपने पास में, एक निश्चित धनराशि पर 5% के वार्षिक दर से 3 वर्ष में प्राप्त होने वाला साधारण ब्याज रुपये 5250 यानी 5250 रुपये है। सिंपल इंटरेस्ट ऑन अ सर्टेन सम ऑफ मनी फॉर 3 ईयर्स इज 5% पर एनम इज ₹5250। ठीक है, तो क्या पूछ रहा है, व्हाट विल बी द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन द सेम सम एट सेम रेट फॉर द सेम टाइम पीरियड। ठीक है, हमसे इतने टाइम पीरियड का जो है सिंपल इंटरेस्ट दिया गया, तो हमसे कंपाउंड इंटरेस्ट पूछ रहा है। तो मैं इस क्वेश्चन को बताने का बस यही मतलब है, यहाँ पे कुछ बच्चे क्या करते हैं ना, पहले यहाँ पे आप पूरा फॉर्मूला लगा के एसआई का यहाँ पे
पे आप प्रिंसिपल निकालने की कोशिश करने लग जाते हो। तो कभी भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए प्रिंसिपल मत निकालना, आपको देखो 3 ईयर का ऐसा ही कितना दे रखा है, 3 ईयर्स का ऐसा ही आपको दे रखा है 5250, क्लियर है। तो अगर मैं आपसे पूछूं 1 ईयर का ऐसा ही कितना हो जाएगा, ऐसा ही तो आपका इक्वल इक्वल डिवाइड होता है यहाँ की नहीं। तो अगर 3 साल का आपका 5250 यानी 5250 रुपये है, तो 1 ईयर का कितना हो जाएगा 5250/3, क्लियर है। तो कितना निकल के आ जाएगा, 3 1 3 3 7 21, 3 5 आपका 15 और 0, क्लियर है। तो 1750 रुपीज़ जो है 1 ईयर का इंटरेस्ट निकल के आ गया। अब जो फर्स्ट ईयर का, अब मैं आपसे क्या बात कर लेता हूँ यहाँ पर, मैं बोलता हूँ मुझे CI निकालना है तो मैं CI की बात करने लगता हूँ। यहाँ पे आपका फर्स्ट ईयर का CI हो गया, सेकंड ईयर का CI हो जाएगा और ये आपका थर्ड ईयर का CI हो जाएगा, ठीक है। ऐसे ही हम निकाल लेते हैं CI। अब देखो CI में जो फर्स्ट ईयर का CI ऐसा ही होता है, वो तो सेम ही होता है, यानी फर्स्ट ईयर का जो अपना CI रहा होगा वो 1750 रुपीज़ ही रहा होगा, क्लियर है। बात समझ में आ रही है, क्योंकि फर्स्ट ईयर में क्या होता है, आपका प्रिंसिपल का रेट परसेंटेज होता है, वही आपका रेट परसेंटेज हम CI में भी निकालते हैं, वही SI में भी, तो दोनों का जो होता है वैल्यू सेम होती है। तो फर्स्ट ईयर का तो 1750 हो गया। अब सेकेंड ईयर का 1750 रुपीज़ हो जाएगा, प्लस में क्या हो जाएगा, अब ये जो 175 रुपीज़ का उसे इंटरेस्ट मिला था ना, इस पर भी वो इसका इंटरेस्ट ले लेगा, यानी इस पर भी जो हमें 5% ले लेंगे। यानी 1750 का जरा 5% निकाल के बताओ मुझे कितना होता है। तो 175 इंटू 5 करेंगे तो आएगा आपका 875, ठीक है। कितना आ जाएगा, 8750 आ जाएगा इसका 5 टाइम्स, और अपॉन में 100 है तो 87.5 हो जाएगा ये, ठीक है। यहाँ पर आ गया आपका 87.5, क्लियर है। अब थर्ड ईयर में कितना हो जाएगा, ये 1750 का 1750, फिर प्लस में आपका इसके ऊपर 5% रेट, तो प्लस में 87.50 एक बार, ठीक है। फिर आपका इस वाले 1750 के ऊपर आपका फिर से 5% लगेगा, यानी फिर से 87.50। बात की गहराई को समझ पा रहे हैं सारे लोग, ठीक है। फिर इसके बाद आपका क्या होगा, ये जो 87.50 रुपीज़ आए हैं इनके ऊपर फिर से आपका इंटरेस्ट लगेगा 5%। तो 875 जा कितना होता है आपका, ये होता है 5 जा निकालना है ना हमको, 5, ये आ जाएगा 7, ये आ जाएगा 3, और ये हो जाएगा कितना आपका 43 हो जाएगा, है ना। तो 4375, और 0 आ जाएगा आपका, पॉइंट आ जाएगा ये 4.375, है ना। तो अपना अगर मैं यहाँ से टोटल निकाल के देखना चाहूँ तो ये मेरा टोटल CI हो जाएगा 3 साल के लिए, गिवन मुझे जो वैल्यूज़ दी गई थी उनके हिसाब से, ठीक है। तो अब मैं क्या कर लूँगा, इसे ऐड कर लूँगा। तो 1750 प्लस 1750 प्लस 1750 तो पता ही है मुझे कितना होता है, 5250 होता है, तो इसे आप सीधा लिख दो 5250, क्लियर है। इसके बाद में 8750 ये 3 बार आया है, इंटू 3 करोगे तो कितना होता है, 875 3 जा कितना 2625 होता है। तो ये आपका कितना आ जाएगा, पॉइंट का 50 तो अपना यहाँ पर आ जाएगा, है ना, क्योंकि आपका पॉइंट यहाँ पर लगेगा, ठीक है, पॉइंट का, और फिर आएगा आपका कितना 262, तो 262.5 हो जाएगा। आप 80, ये आप 875 इंटू 3 करके खुद से देखना, ठीक है। नहीं तो आप क्या करते हो ना कि ये भागवसी सुन लेते हो कैलकुलेशन में भी, और उसके बाद में बोलते हो कैलकुलेशन कुछ टफ आ गई, ये सारी चीज़ें टफ आ गई। जब आप खुद से इतनी सारी चीज़ों की प्रैक्टिस कर लोगे ना, आपको कभी कैलकुलेशन टफ लगेगी ही नहीं, ठीक है। इसलिए बोलता हूँ, देखो अब ये कितना है 4.375 है, तो इसको प्लस में एज इट इज़ हम लिख देंगे 4.375। अब इन सारी चीज़ों को हम क्या करते हैं, ऐड करते हैं। ज़रा सा मैं ऊपर का जो अपना लिखा हुआ है इसको हटा देता हूँ, रब कर देता हूँ, देखते हैं। इसको मैं हटा देता हूँ सो दैट हम इस प्लेस का क्या करेंगे, यूज़ कर पाएंगे। आप ध्यान से देखना। अब देखो ये कितना हो जाएगा, 5250 प्लस 262.5 करेंगे, और इसके बाद अपना क्या है प्लस में 4.375। तो यहाँ पर आपका कितना आ जाएगा, पॉइंट में ये पॉइंट का एक 5 ये है, और ये पॉइंट का 375 है। तो कितना हो जाएगा, ये पॉइंट के बाद अपना 875, क्लियर है। पॉइंट के बाद की बात तो हमारी क्लियर हो गई। इसके बाद में 262 प्लस 4 कितना हो जाएगा, 266, 266 प्लस 5250 करो कितना आ जाएगा, ये 5516 आ जाएगा, है ना। तो 5516 पॉइंट का 875 जो है हमारा CI निकल के आ रहा है। आप यहाँ पर अगर 7 की कैरी लगा देंगे यहाँ पर तो ये कितना हो जाएगा, 5 की कैरी लगा देंगे यहाँ पर तो ये हो जाएगा 0.88, क्लियर है। तो 5516.88 रुपीज़ जो है हमारा CI निकल के आ जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 जो है यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर निकल के आ रहा है। क्लियर है सबको, बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई, बोलो हाँ, ठीक है ना। चलो अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। और छोटी छोटी चीज़ें आप उन्हें पॉइंट बना के अपनी नोटबुक में लिख लिया करो कि अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाता है तो हमें क्या करना है। चलो भाई हटाता हूँ इसको, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, देखेंगे ध्यान से। देखो हमें यहाँ पे क्या दे रखा है कि A एंड B कैन कंप्लीट अ टास्क इन 12 डेज़, यानी A और B मिलके एक काम को कितने दिन में कंप्लीट करते हैं, तो 12 डेज़ में कंप्लीट करते हैं A प्लस B मिलके, ठीक है। अब क्या बात है, A हैड टू लीव अ फ्यू डेज बिफोर द टास्क वाज कंप्लीटेड एंड हेंस इट टुक 16 डेज,
ठीक है। मतलब क्या हुआ, ए प्लस बी ने मिलके काम करना तो शुरू किया, लेकिन क्या हुआ, ए कुछ दिन के बाद में, लेट्स से एक्स डेज़ के बाद में ए चला जाता है और बाकी का काम जो है अब टोटल मिला करके 16 डेज़ में होता है। वैसे अगर ये दोनों मिलके करते रहते पूरे टाइम तक तो 12 डेज़ में हो जाता था, ठीक है। अब क्या बात है, इफ़ ए अलोन कोड कंप्लीट द वर्क इन 21 डेज़, अब हमें बोला गया है कि ए अकेला जो है काम को 21 डेज़ में कंप्लीट कर लेता है। तो बताएं कितने दिन पहले जो है वर्क ए के छोड़ने के कितने दिन पहले द वर्क गेटिंग ओवर डिड ए लीव, मतलब काम खत्म होने के कितने दिन पहले ए जो है छोड़ करके चला गया था, हमसे ये पूछा गया है, ठीक है। तो अब देखो इस क्वेश्चन को आप जरा ध्यान से पढ़ लो और इसे एक बार खुद से पॉज करके सॉल्व करने की कोशिश करना। अब देखो आपने होप की सॉल्व करके पॉज करके सॉल्व करने की कोशिश की होगी। एक्चुअली क्या है कि अभी मेरी थोड़ी तबीयत जो है ठीक नहीं लग रही है, काफ़ी ज़्यादा फीवर आ रखा है, बट मैंने सोचा कि आपको थोड़ा ये क्लास तो करा ही देता हूँ, इससे क्या होगा हम कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस तो कर ही लेंगे, ठीक है। तो अगर बीच बीच में थोड़ा सा इधर उधर होती हैं चीज़ें तो आप उन्हें देखते जाना, ठीक है। तो देखो भाई, अब ध्यान से समझना, हमें ए प्लस बी का जो टाइम है वो कितना गिवन है, ए प्लस बी का टाइम है 12 डेज़ का, ठीक है। और ए को अकेले काम कंप्लीट करने में कितना टाइम लगता है, बोला गया था 21 डेज़, ऑलराइट। तो 21 डेज़ ये हो गया। अब अगर मैं बात करूँ ये दोनों मिलके कितना काम करते हैं, तो इन दोनों का जो एलसीएम होगा वो हमारा टोटल वर्क हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। तो अब देखो ये 21 है, ये 12 है, कितना हो जाएगा इसका जो अपना एलसीएम निकल के आएगा वो हो जाएगा 28 इंटू 3, राइट। 28 इंटू 3 हो जाएगा। तो ये 12 से जाएगा कितने टाइम, तो 12 से ये चला जाएगा आपका 7 टाइम्स, और 4 से चला जाएगा ये आपका 21 से चला जाएगा ये आपका 4 टाइम्स, है ना। तो ये हमारा जो है इफ़िशेंसी निकल के आ गई, यानी कि जो ए प्लस बी की इफ़िशेंसी है वो 7 है और ए की इफ़िशेंसी 4 है, हाँ कि नहीं, क्योंकि टाइम इनटू में इफ़िशेंसी क्या होता है आपका, वर्क होता है। क्लियर है सबको। अब देखो अगर ए प्लस बी की इफ़िशेंसी 7 है, ए की इफ़िशेंसी 4 है, तो यहाँ से मैं बी की इफ़िशेंसी बता सकता हूँ क्या, इफ़िशेंसी ऑफ बी कितनी हो जाएगी, फटाफट से बताएं जरा। 7 माइनस 4 यानी कि 3 हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी बी की इफ़िशेंसी। अब बात क्या हो रही है, आपका ये जो टोटल वर्क है वो कितना है, 28 इंटू 3 है टोटल वर्क, है ना। और कितने, अब देखो अब बात को समझना, ये जो 16 डेज़ तक काम किया है, ये 16 डेज़ तक बी ने तो पूरा काम किया है, हाँ कि नहीं, पूरे 16 डेज़ तक बी लगा रहा है, यानी कि 16 डेज़ तक का बी का काम है, यानी इफ़िशेंसी बी की 3 हो जाएगी। इसके साथ ही साथ क्या हुआ है, ए ने आपका काम कितने दिन किया है हमें नहीं पता, बट हमें ए की इफ़िशेंसी पता है, ए की कितनी है 4 है, यानी कि 4 की इफ़िशेंसी से लेट से ए ने एक्स डेज़ तक काम किया है। तो मैंने नंबर ऑफ़ डेज़ एक्स मान लिए जितना ए ने काम किया हुआ है, यानी कि ये कितना हो जाएगा, आप यहाँ पे 28 इंटू 3 निकल के आ जाएगा आपका 84, और 16 इंटू 3 कितना हो जाएगा 48, और प्लस में है ये आपका 4x। तो यहाँ से हमारा 4x इक्वल टू कितना आ जाएगा, आप 84 में से 48 को माइनस करोगे 36 आएगा, और ये x की वैल्यू कितनी निकल करके आ जाएगी यहाँ से 9, यानी कि 9 डेज़ में जो है ए आपका 9 डेज़ तक काम करता है 16 डेज़ में से। बात की गहराई को समझना, यहाँ पर आपसे क्या बोला गया, 16 डेज़ में पूरा काम कंप्लीट हो जाता है और 9 डेज़ तक इसमें ए काम करता है। तो मुझे एक बात बताओ, काम कंप्लीट होने के कितने दिन पहले ए छोड़ के चला गया, मतलब ए ने 9 डेज़ तक काम कर लिया, तो बचे हुए 7 डेज़ तक अकेला बी ने काम किया है, मतलब ए कितने दिन पहले छोड़ के चला गया, 7 डेज़ पहले काम कंप्लीट होने के छोड़ के चला गया है, ठीक है। तो इस बात को याद रखना, कुछ बच्चे जोश जोश में आके यहाँ पे 9 वाले ऑप्शन को टिक कर देते हैं और आपको पता ही है ऐसा करने पर क्या होता है बेटा, नेगेटिव मार्क आ जाता है, ठीक है। तो हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। सबको क्लियर है, समझ में आ गया कि नहीं आ गया, बोलो हाँ। और अगर सारी चीज़ समझ में आती हैं तो सेशन को लाइक ज़रूर कर देना और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते जाना सेशन को, सो दैट मुझे भी थोड़ा मोटिवेशन मिलता रहे, है ना। तो अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, आई होप कि समझ में आ गया होगा। देखो भाई, अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रखा है हमें, संख्या द डिफरेंस बिटवीन द प्लेस वैल्यूज़ ऑफ 4 एंड 2 इन द नंबर, हमें एक गिवन नंबर दिया गया है, उसके प्लेस वैल्यूज़ के बीच में डिफरेंस पूछा गया है। तो अगर आप बूस्टर क्लासेस डेली करते हो तो मैंने किसी एक लेक्चर में बताया हुआ था कि प्लेस वैल्यू कैसे निकाली जाती हैं, बट अगर आपने नहीं देखा है तो जाके उसे देख लेना। एक बार मैं आपको फिर से बता देता हूँ क्या होती हैं प्लेस वैल्यूज़, या फिर मैं बोलूँ स्थानीय मान। ये क्या होता है, जैसे लेट से आपका ये नंबर है कोई गिवन है, मैं बोलूँ आपका 8872 कोई नंबर गिवन है, तो यहाँ पर जो 2 की प्लेस वैल्यू होगी वो देखो 2 कौन से प्लेस पर है, यूनिट प्लेस पर है, यानी कि 2 इंटू 1 हो जाएगा, तो इसकी प्लेस वैल्यू हो जाएगी 2। अब ऐसे ही अगर मैं आपसे 7 की बात करूँ, 7 क्या है, 10 से प्लेस पर है कि नहीं है, तो 7 इंटू 10 हो जाएगा, यानी इसकी जो प्लेस वैल्यू होगी वो कितनी हो जाएगी, 70 हो जाएगी। क्लियर है। अब यहाँ पर ये वाला जो 8 है, इसकी अगर मैं बात करूँ प्लेस वैल्यू की, तो ये तो 8 हो गया और ये है कौन से प्लेस पर, तो
वंस, टेंस और हंड्रेड। तो ये 100th प्लेस पर इंटू 100 कराओ इक्वल टू 800, ये आपका हो जाएगा। इसी तरीके से आपका जो ये वाला 8 होगा, इसकी अगर मैं प्लेस वैल्यू पूछूं आपसे तो इसकी प्लेस वैल्यू निकल के आएगी 8 इंटू 1000, क्योंकि ये क्या है 1000 प्लेस पर है और इसकी अगर मैं प्लेस वैल्यू की बात करूँ तो 8000 इसकी प्लेस वैल्यू हो जाएगी। तो बात आपको समझ में आई कि नहीं आई, यहाँ पर हम प्लेस वैल्यू कैसे निकालते हैं। तो अब इसे मैं हटाता हूँ, फटाफट से देखते हैं कि भाई यहाँ पर 4 की जो प्लेस वैल्यू होगी कितनी हो जाएगी, 1, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, यानी कि आपकी जो 10 की पावर 5 है, यानी अगर मैं बोलूँ ये कौन से प्लेस पर है, तो वंस, टेंस, 100, 1000 और लैख, यानी कि आपका 4 है लैख प्लेस पे, यानी 4 के यहाँ कितने ज़ीरो आ जाएंगे, 4, 1, 2, 3, 4, यानी अगर मैं बोलूँ यहाँ पर 4 की प्लेस वैल्यू कितनी है, तो आपकी 4 की प्लेस वैल्यू है 40,000। क्लियर है, यहाँ तक बात समझ में आ गई सबको कि नहीं आ गई। ऐसे ही अगर मैं 2 की वैल्यू देखना चाहूँ प्लेस वैल्यू, तो 2 तो आपका फर्स्ट ही नंबर पे है, यानी 2 की प्लेस वैल्यू तो 2 इंटू 1 यानी 2 हो जाएगी। क्लियर है, तो यहाँ पर आपको 40,000 से 2 को माइनस कर देना है। तो बताओ जरा मुझे कितना निकल करके आएगा, 40,000 में से 2 को माइनस करोगे तो ये आ जाएगा आपका 39998। क्लियर है, हाँ कि नहीं, यहाँ तक सबको सारी बात समझ में आ गई है कि नहीं आ गई है, फटाफट से कमेंट सेक्शन में बता देना। यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर 2 जो है राइट आंसर निकल के आ जाएगा। तो ऐसी छोटी मोटी चीज़ें जैसे प्लेस वैल्यूज़ हो गई, ट्रायंगुलर नंबर्स हो गए, प्राइम नंबर्स हो गए, इन पे कोई कभी कभार ना कुछ क्वेश्चंस आ जाते हैं। और अगर हमें छोटी सी बात नहीं पता है तो आपका पूरा नंबर चला जाएगा। अगर आपको ये छोटी मोटी बातें पता है, प्लेस वैल्यू क्या होती है, सारी चीज़ें, तो आपके मार्क्स वहाँ पर आसानी से आप गेन कर सकते हो। ठीक है, चलो इसे हटाता हूँ, अब आता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है अपने पास, फाइंड द मीन प्रोपोर्शनल बिटवीन 2 एंड 98। हमें 2 और 98 के बीच का मीन प्रोपोर्शनल निकालना है। तो बच्चों किन्हीं भी दो नंबर के बीच का मीन प्रोपोर्शनल क्या होता है, आपका होता है अंडर रूट का एक्स वाई। अगर दो नंबर एक्स और वाई हैं तो वो होता है अंडर रूट का एक्स इंटू वाई। तो यहाँ पर हमारे पास क्या दो नंबर हैं, 2 है और 98 है, तो फटाफट से 2 इंटू 98 कर देंगे, इक्वल टू में कितना आ जाएगा, ये अंडर रूट का 196, और 196 इसका स्क्वायर होता है भाई 14 का होता है। तो यहाँ पर आपका कितना आ जाएगा, 14 आ जाएगा मीन प्रोपोर्शनल, यानी ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। इस क्वेश्चन को रखने का मेन मोटो था कि आपको यहाँ पर मीन प्रोपोर्शनल अगर नहीं पता है तो पता चल जाए, और अगर पहले से पता है तो आप थोड़ा सा एक बार रिवाइज कर लोगे। ठीक है, तो इसलिए आपका ये क्वेश्चन यहाँ पे मैंने डाला हुआ था। क्लियर है, चलो अब आता हूँ फटाफट से नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखते हैं अपने पास क्या है। वेट अ सेकेंड, सॉरी। अब देखो अपने पास में नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दे रखा है, पाइप्स ए, बी एंड सी आर अटैच टू एन एम्प्टी सिस्टम। यानी हमने क्या किया, 3 पाइप हैं, एक पाइप ए है, एक पाइप बी है और एक पाइप सी है। ये तीनों पाइप क्या किए जाते हैं, एक सिस्टम से अटैच कर दिए जाते हैं, एक टैंक से अटैच कर दिए जाते हैं, टंकी से बोल दो। ठीक है, वाइल द फर्स्ट 2 कैन फिल द टैंक इन 4 and 10 आवर्स। यानी स्टार्टिंग के जो ए और बी हैं ये तो फिल कर देते हैं 4 आवर और 10 आवर में, अगर अलग अलग लगाए जाएँ। द थर्ड कैन ड्रेन द सिस्टम, जो थर्ड वाला है वो ड्रेन कर सकता है सिस्टम को व्हेन फिल्ड इन 6 आवर्स। यानी अगर आपकी पूरी सिस्टम भरी हुई है तो ये अकेला आपकी पूरी सिस्टम को खाली कर देगा 6 आवर्स में। क्लियर है, चलो अब बोल रहा है इफ ऑल द 3 पाइप्स आर ओपन साइमल्टेनियसली व्हेन द सिस्टम इज 3/5 फिल। यानी कि अगर आपकी सिस्टम 3/5 फिल है तो वो कितने टाइम में तीनों पाइप मिलके अगर मैंने एक साथ चालू कर दिए तो कितने टाइम में आपकी सिस्टम जो है भर पाएगी। ठीक है, तो अब बात को समझना है ध्यान से। अगर मैं आपसे पाइप ए बी सी की बात करता हूँ, ये आपका पाइप ए है, बी है, सी है, इन तीनों को टाइम कितना लगता है, ए और बी तो भरते हैं तो इनके साथ में प्लस का साइन आएगा, और जो खाली करता है उसके साथ में हम नेगेटिव का साइन रखते हैं। ठीक है, तो अब देखो कितना टाइम लगा ए को, भाई ए को 4 आवर्स लग रहा है, बी को 10 आवर्स लग रहा है और सी को आपके 6 आवर्स लग रहा है, राइट, खाली करने में। तो अब देखो इन तीनों के बारे में अगर मैं ले लेता हूँ इनका एलसीएम, तो मुझे क्या पता चल जाएगा यहाँ से, जो कैपेसिटी होगी टैंक की या फिर टंकी की या फिर सिस्टम की, वो मैं यहाँ से निकाल सकता हूँ। तो कितनी हो जाएगी यहाँ से देखेंगे भाई, अगर मैं इन तीनों का एलसीएम ले लेता हूँ तो आपका कितना आ जाएगा, ये 60 आ जाएगा। ठीक है, तो 4 से कितने टाइम जाएगा, 15 टाइम्स जाएगा, 10 से जाएगा 6 टाइम्स और 6 से जाएगा कितने टाइम, 10 टाइम्स। क्लियर है सबको, तो 15, 6 और 10 क्या हो गए, इन तीनों की इंडिविजुअल इफिशियंसीज़ हो गई हैं। अब जरा दूसरे कलर का यूज़ करूँगा, देखना ये तो प्लस में आएगा क्योंकि भर रहा है टंकी को, और ये आएगा माइनस में क्योंकि इसकी इफिशियंसी नेगेटिव क्यों ली है, क्योंकि ये जो सी वाला है ये आपकी टंकी को खाली कर रहा है। क्लियर है, अब इफ़ ऑल द 3 पाइप्स आर ओपन साइमल्टेनियसली, जब अब देख समझना यहाँ पर बात को, 3/5 टैंक फुल है, यानी कि 60 में से अब खाली कितना है, 3/5 अगर फुल है तो आपका खाली कितना होगा, 2/5 होगा कि नहीं होगा। तो 60 का 2/5 आपका हो जाएगा ये 12 2 जा 24, हाँ कि नहीं, 24, यानी अब आपको 24 जो है कैपेसिटी भरनी है। अब बात को समझना, आपको इस 24 को भरने में
ये है आपका टोटल जो आपकी कैपेसिटी रहेगी। इसमें अगर हम डिवाइड कर देंगे एफिशिएंसी से, टोटल ओवरऑल जो एफिशिएंसी निकलेगी उससे अगर हम डिवाइड कर देंगे तो हमें पता चल जाएगा कि भाई कितना टाइम लगेगा, हाँ कि नहीं। तो ये टाइम इक्वल टू हो जाएगा आपका, अगर मैं ओवरऑल एफिशिएंसी की बात करूँ तो ये दोनों तो एडिशन हो जाएगा इनका 21, और इसमें से अगर हम माइनस कर देंगे 10 को तो 11, यानी कि 11 की एफिशिएंसी से 24 की टंकी भरनी है, कितना टाइम लगेगा 24/11 आवर्स जो हैं आपके लग जाएंगे। तो यहाँ पर आपका डायरेक्ट दिया हुआ है 24/11, ये आपका ऑप्शन नंबर 2 जो है राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आता हूँ फटाफट से। ईजी से ही क्वेश्चन है, ठीक है। तो इन क्वेश्चंस को लेकिन आपको बड़ी ही जल्दी करना होता है ना, ऐसा नहीं कि ये क्वेश्चंस ना ऐसे हैं कि आपको देखते ही अपने माइंड में इनकी कैलकुलेशन करनी सीखनी है। अब जब भी क्वेश्चन आपके सामने आ रहे हैं ना, जितने भी आएंगे उनको आपको माइंड में करने की सॉल्व करने की कोशिश करनी है। पेन नहीं उठाना है, बिल्कुल पेन का यूज़ नहीं करेंगे आप, पूरा यहाँ पे पॉज करना है और माइंड में करने की कोशिश करनी है। अब इसे देखो फटाफट से करो, 2 का डिवाइड करो -2 का 18 में, ये आ जाएगा 9 आ जाएगा, ठीक है। और फिर आप 9 का डिवाइड कर दो 27 में, 3 आ जाएगा, 3 इंटू माइनस का 3 माइनस का 9 हो जाएगा, -9 और -4 ये हो जाएगा माइनस का 13। फिर आप माइनस का 13 का डिवाइड करोगे 78 में, 78 डिवाइडेड बाई माइनस का 13 कितना हो जाएगा, ये आपका 6 टाइम्स आएगा, तो माइनस का 6 जो है आपका आंसर आ जाएगा। तो आपको बिल्कुल ऐसे ही जो है अपने माइंड में करके देखना है, ठीक है। समझ में आया कि नहीं आया। अगर कुछ दिक्कत होती है समझने में, कोई भी छोटी से भी छोटी चीज़ है ना, अगर आपको समझ में नहीं आती है तो वो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछ लेना, कोई भी अगर आपको दिक्कत होती है, ठीक है। ये शर्माना मत कि मैं इतनी छोटी सी चीज़ कैसे पूछूं, ठीक है। तो इसका ऑप्शन नंबर 1 हम जो है राइट आंसर मार्क कर देंगे और आगे बढ़ते हैं। चलो भाई इसको हटाता हूँ, अब देखते हैं अपने पास में नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। देखो ध्यान से, सूर्या वर्क्स 3 टाइम्स एज फास्ट एज राम्या, यानी कि सूर्या की इफ़िशियंसी की अगर मैं बात करूँ तो वो 3 टाइम्स ज़्यादा इफ़िशियंट है राम्या से। तो सूर्या और राम्या की जो इफ़िशियंसी का रेशियो है वो 3:1 हो गया, ठीक है। मुझे ये बात तो पहले ही सेंटेंस से पता चल गई है। अब क्या बात है, एंड इज एबल टू कंप्लीट अ वर्क इन 40 डेज लेस देन द नंबर ऑफ डेज टेकन बाई राम्या। अब ये क्या करता है ना, 40 डेज कम में काम कंप्लीट कर देता है राम्या से। अब बात को समझना, ये है आपकी इफ़िशियंसी का रेशियो। अब मैं आपसे अगर कहूँ आपका कभी भी वर्क अगर कांस्टेंट होता है तो वर्क क्या है आपका कांस्टेंट ही है, क्योंकि वर्क तो सेम ही करना है। तो अगर आपकी जो इफ़िशियंसी का रेशियो होता है ना, लेट्स से अगर मैं इफ़िशियंसी का रेशियो बोलता हूँ 3:1 है, यहाँ पर आपका सूर्या है, ये राम्या है, ठीक है। ये सूर्या है और ये राम्या है, थोड़ा सा देख लेना, ठीक है। अब अगर मैं यहाँ पे टाइम के रेशियो की बात करूँ तो आपका टाइम का रेशियो तुरंत इसका उल्टा हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, तो 1:3 निकल के आ जाएगा। तो इन दोनों का जो टाइम का रेशियो है 1:3, यानी इन दोनों के बीच में जो टाइम का डिफरेंस है वो 2 आ रहा है। और अगर हम क्वेश्चन में देखें ध्यान से तो हमसे क्या बोल रहा है कि सूर्या जो है 40 डेज़ लेस टाइम लेता है राम्या से, ठीक है। यानी कि जो इसमें डिफरेंस ऑफ टाइम हो जाएगा वो 40 डेज़ का हो जाएगा, यानी 2 की वैल्यू 40 डेज़ है तो 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 20 डेज़। क्लियर है ना। यानी कि जो सूर्या को टाइम लगेगा वो हो जाएगा आपका 20 डेज़ का। बात यहाँ पर आप समझ पा रहे हैं या नहीं समझ पा रहे हैं। तो पूरा काम कंप्लीट करने में अगर सूर्या को 20 डेज़ लगते हैं, बात को ध्यान से समझते जाना, सूर्या को लगते हैं 20 डेज़, तो अगर मैं टोटल वर्क की बात करूँ, लेट्स से सूर्या की इफ़िशियंसी कितनी है 3 है, तो 3 की इफ़िशियंसी है और इनटू में 20 डेज़ लगते हैं, तो आपका टोटल वर्क 20 × 3 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, ठीक है। अब देखो क्या पूछा है, फाइंड द टाइम इन विच दे कैन कंप्लीट द वर्क टुगेदर। अब हमें ये काम जो है टुगेदर करना है, तो अगर मैं टाइम की बात करता हूँ दोनों मिलके कितने टाइम में करेंगे, तो टोटल वर्क तो हो गया आपका 3 × 20, और इन दोनों की जो टोटल इफिशियंसी हो जाएगी वो हो जाएगी आपकी 3+1, यानी कि टोटल इफिशियंसी कितनी 4 हो जाएगी। तो 4 से हम इसमें डिवाइड कर देंगे, तो ये कितना जाएगा 4 5 जा, और 5 × 3 है ना ये आपका, 5 × 3 कितना हो जाएगा 15 डेज़, यानी कितना टाइम लग जाएगा उन दोनों को मिलके काम करने में 15 डेज़। यानी कि अपना जो लास्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 4 वो अपना राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलो भाई समझ में आ गया कि नहीं आ गया। आप इसे बिल्कुल अपना अगर नहीं आया है समझ में तो इसे एक बार पूछ लेना अगर नहीं आता है, और अगर आ भी गया है, अगर आपको पहले नहीं आया था ये क्वेश्चन, एक पॉइंट बना के इसे लिख लेना, आपके ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं तो उन्हें कैसे हम सॉल्व कर रहे होते हैं, ठीक है। कभी भी आपका इफिशियंसी और टाइम के बीच में कुछ आ जाए तो हम उसमें जो होता है ना रेशो उसे उल्टा कर देते हैं। ये आपका सेम TSD वाला कॉन्सेप्ट है, याद है ना सबको TSD का कॉन्सेप्ट, ठीक है। चलो हटाता हूँ इसको, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब देखो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें क्या दे रखा है, वीर स्पेंड्स 15% ऑफ हिज मंथली इनकम ऑन द हाउस रेंट। यानी हमें क्या बोला गया है कि वीर 15% जो है उसकी मंथली इनकम का स्पेंड कर देता है हाउस रेंट में। क्लियर है, ठीक है।
एंड 60% ऑफ द रेस्ट ऑन हाउस होल्ड एक्सपेंडिचर, और जो बचा हुआ 60% है उसको वो हाउस होल्ड का जो उसका सामान है उसमें खर्च कर देता है। ठीक है, इतनी सी बात भी समझ में आ गई। एंड इफ़ ही सेव्स ₹2210, अब उसके पास ना कितने बचते हैं, 2210 बचते हैं, तो उसकी मंथली इनकम बता दें। ठीक है, हिंदी मीडियम वाले बच्चे समझ लेंगे। वीर अपनी मासिक आय का 15% घर के किराए पर और शेष का 60% बाकी घरेलू खर्चों पर व्यय करता है। यदि वह 2210 रुपये की बचत करता है तो उसकी मासिक आय कितनी है। ठीक है, समझ गए। चलो अब मैं आपसे यहाँ पर बोलता हूँ, लेट से उसकी जो पूरी मंथली इनकम है ना, जो उसकी इनकम है वो 100 रुपीज़ की है। ठीक है, मैंने कहा उसकी इनकम है 100 रुपीज़। अब वो क्या करता है, इसमें से 50% का तो क्या है मंथली इनकम का, वो हाउस रेंट दे देता है। तो उसने 15 रुपये का तो हाउस रेंट दे दिया इसमें से, और बाकी के जो बाकी का जो पैसा बचा हुआ है, यानी कि अगर मैंने 15 का खर्चा कर दिया तो 85 रुपीज़ बचे होंगे। तो इन 85 रुपीज़ का क्या करता है वो, अब 60% तो खर्च कर देता है हाउस होल्ड में, यानी इसका एक तो 60% खर्चा हो जाता है और बचता है इसका फिर 40%। हाँ कि नहीं, इसका अगर वो 70% का खर्चा कर देगा तो बचा हुआ 40% ही तो होगा। हाँ कि नहीं, बात समझ में आ रही है ना मेरी, क्लियर है सबको। तो देखो 85 का 40% हो कितना जाएगा, फटाफट से देख लेते हैं। 85 इंटू 40/100, ये आपका 0 से 0 चला जाएगा और जाएगा 2 से जाएगा, ये आपका 2 ज़ा और 2 5 ज़ा, 5 से चला जाएगा 5 1 ज़ा और 5 7 ज़ा, यानी कि 17 इंटू 2 यानी 34। अब उसके पास में कितना पैसा बचा हुआ है, तो 34 रुपये जो हैं अब उसके पास बचे हुए हैं, क्योंकि ये जो आपका 60% था ये तो उसने कहाँ खर्च कर दिया है, आपका हाउस होल्ड एक्सपेंडिचर में, है ना, अपने हाउस होल्ड एक्सपेंडिचर में इतना खर्च कर दिया है। अब इन 85 रुपीज़ में से उसके पास कितने बचते हैं, 34 रुपीज़ बचते हैं, और इन्हीं 34 की वैल्यू उसने दे रखी है 2210। हाँ कि नहीं, बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है, बताएंगे फटाफट से। तो इस 34 की वैल्यू है रुपीज़ में कितनी, 2210। क्लियर है, 2210, यानी कि यहाँ पर 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो ध्यान से देखेंगे। 34 का कितना टाइम्स होता है, ये आपका 34 का होता है 6, एक तो जाएगा आपका ये 6 टाइम्स, ठीक है, और फिर चला जाएगा आपका 60 और 5, है ना, तो 65 टाइम्स जाएगा, यानी हमें यहाँ से 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 65 आ जाएगी। आप ये एक बार खुद से डिवाइड करेंगे, ठीक है। 34 का डिवाइड करो 2210 में कितना आता है, यहाँ से हमारी 1 की वैल्यू 65 रुपीज़ में आ गई है। अब मुझे क्या पूछा गया है, पूरी मंथली इनकम बता दें। मेरी मंथली इनकम 100 रुपीज़ थी, अगर 1 की वैल्यू 65 रुपीज़ है तो 100 की वैल्यू कितनी हो जाएगी भाई, 6500 रुपीज़ हो जाएगी। क्लियर है कि नहीं है, बोलो हाँ। ठीक है, तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा अपना, ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे राइट आंसर निकल करके आ जाएगा। बात समझ में आ गई ना सबको, क्लियर हो गया। चलो अब हम फटाफट से नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, इसको हटा देता हूँ। देखो तो देखो यहाँ पे अब काफ़ी इजी सा क्वेश्चन है हमारे सामने, ध्यान से समझेंगे कि आप 150 मीटर लॉन्ग ट्रेन ट्रैवलिंग एट 54 किलोमीटर पर आवर क्रॉसेस अ प्लेटफॉर्म इन 42 सेकेंड्स, व्हाट इज़ द लेंथ ऑफ द प्लेटफॉर्म। क्या हो रहा है, यहाँ पे एक ट्रेन है 150 मीटर लॉन्ग है, ठीक है, जिसकी स्पीड कितनी है आपकी 54 किलोमीटर पर आवर की स्पीड है, और ये अपनी 42 सेकेंड्स में एक प्लेटफॉर्म को क्रॉस कर देती है। तो यहाँ पर आपका इस केस में जो टोटल डिस्टेंस रही होगी वो कितनी रही होगी, एक तो आपकी लेंथ ऑफ ट्रेन अगर मैं L मान लेता हूँ, प्लस में जो आपका प्लेटफॉर्म की लेंथ है ना, जो आपकी प्लेटफॉर्म की लेंथ है लेट से P मान लेता हूँ, ठीक है। तो इन दोनों की जो लेंथ का सम होगा वही हमारी टोटल डिस्टेंस होगी। क्लियर है इतनी सी बात। तो यहाँ पर हमारे पास लेंथ ऑफ ट्रेन तो गिवन है 150 मीटर की है, तो ये 150 प्लस में लेट कर लेता हूँ, जो प्लेटफॉर्म की लेंथ है वो P है, तो 150 प्लस P हमारी यहाँ पर टोटल डिस्टेंस जो है निकल के आ जाएगी। और आपको पता है ये जो 150 प्लस P है इक्वल टू में किसके होगा, स्पीड इनटू टाइम, क्योंकि डिस्टेंस क्या होता है आपका, स्पीड इनटू टाइम के इक्वल होता है। अब देखो 42 सेकंड में क्या है, ट्रेन उसको क्रॉस कर लेती है प्लेटफॉर्म को, तो ये हो गया हमारा टाइम इनटू में। अब देखो स्पीड हमारी यहाँ पर किलोमीटर पर आवर में दे रखी है, जबकि सारी चीज़ें ये सेकंड में है, ये मीटर में है। तो यहाँ पर आप 54 लिखो, और 54 को हम चेंज किस में कर लेंगे, मीटर पर सेकंड में, यानी इंटू 5/18 कर देंगे। क्लियर है, छोटी सी बात है ये तो। अब देखो 18 का आप क्या करते हैं, यहाँ पे हम फटाफट से कैंसिल आउट कर लेते हैं अपना, ठीक है। देखो अब 18 से जाएगा ये आपका 3 टाइम्स, और ये हो जाएगा आपका 15, और ये हो जाएगा यहाँ से आपका 42 इंटू में 15। क्लियर है, अगर मैं 42 इंटू में 15 करता हूँ तो 15 2 जा 30, और यहाँ पे 3 कैरी आ जाएगा, और ये 60 यानी कि 630 आ जाएगा। क्लियर है, तो 150 प्लस P इक्वल टू कितना आ गया, 630 आ गया। तो अगर मुझे यहाँ से P चाहिए तो P कितना आ जाएगा, 630 में से अगर मैं 150 को माइनस कर देता हूँ तो कितना आ जाएगा, ये 480 निकल के आ जाएगा। यानी प्लेटफॉर्म की जो लेंथ है मेरी कितनी निकल के आ जाएगी, 480 मीटर निकल करके आ जाएगी। ठीक है, बेसिक सही क्वेश्चन है, यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अब मैं आपको एक बात बता दूँ, जो हमारा कल से थोड़ा लेवल होगा बूस्टर सीरीज़ का,
वो थोड़ा सा कहीं ना कहीं बढ़ेगा, ठीक है। तो उसके लिए आप बिल्कुल प्रिपेयर हो जाना पहले से ही, जो क्योंकि कल से जो है बिल्कुल लेवल थोड़ा बढ़ने वाला है, तो थोड़ा प्रिपेयर्ड रहना उसके लिए। और क्वेश्चंस की थोड़ी आप प्रैक्टिस हम थोड़ी हाई लेवल पे करेंगे, ठीक है। हाई लेवल क्या मतलब, थोड़ा सा और ज़्यादा हम अब थोड़ी छोटी छोटी चीज़ें करानी थी मुझे, जो बेसिक वगैरह टर्म्स वगैरह हैं, जो मुझे आपको उन टर्म से आपको अवगत कराना था, बेसिकली मुझे उनसे मिलाना था, सो दैट आपकी जो छोटे छोटे क्वेश्चंस आते हैं उन्हें आप रॉन्ग करके ना आ जाओ, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, थोड़े से अच्छे क्वेश्चंस को करने वाले हैं, जो अगली हमारी सीरीज़ होगी, अगली जो क्लास होगी उसमें, ठीक है। तो चलो अब आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ठीक है। अब देखो भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है अपने पास, इफ़ अ पर्सन बॉट एन आइटम फॉर ₹60 एंड सोल्ड इट एट अ प्रॉफिट ऑफ 25%, द सेलिंग प्राइस ऑफ द आइटम वुड बी। तो वो क्या बोल रहा है कि हमसे एक आइटम है जो एक पर्सन ने ₹60 में ख़रीदा है, ठीक है, ₹60 में ख़रीदा और उसे बेच कितने में दिया, 25% में प्रॉफिट में बेच दिया। तो बस सीधा सीधा इंटू में क्या करना है, 5/4 करना है हमको। प्रॉफिट कितना हो रहा है, क्योंकि 25% यानी 1/4 का, और 1/4 यानी हमने 5 में बेच दिया, वो चीज़ 4 की चीज़ है, तो ये कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। 15 इंटू 5 कितना होता है हमारा, ₹75 होता है, ठीक है। छोटा सा ही आपका क्वेश्चन था, इसको आपको कुछ करना ही नहीं है। ऐसे क्वेश्चन में ना पेन का यूज़ मत किया करो। क्वेश्चन अगर छोटा है उसका मतलब ये नहीं है कि वो एग्ज़ाम का लेवल छोटा है। हो सकता है वो एग्ज़ाम आपसे ये देखना चाह रहा हो, दूसरे सेक्शन उसने काफ़ी टफ दे रखा हो, और वो चाहता हो कि आप ये वाला सेक्शन जो है विदाउट पेन अपने फटाफट से 10 मिनट्स में ही करके आ जाओ इन क्वेश्चंस को। तो ये चीज़ें आपकी काफ़ी मैटर करती हैं। आपको ना टीचर्स क्या दिखाते हैं कई सारे कि ये सेक्शन जो है आपका मैथ का पेपर तो बहुत ईजी आ गया है, लेकिन इसके अलावा ना हो सकता है कि रीजनिंग का पेपर बहुत ज़्यादा ट्रिकी बना दिया गया हो, है ना। या फिर अगर आपका मैथ का पेपर बहुत ज़्यादा हार्ड आ जाता है तो लगता है कि पूरा पेपर हार्ड था। नहीं, मैथ्स के टियर 1 में आते हैं आपके 25 क्वेश्चंस, ठीक है। उसके अलावा भी आपके कितने क्वेश्चंस होते हैं बेटा, हाँ भाई, कितने क्वेश्चंस होते हैं, बाकी के जो बचे हुए क्वेश्चंस होते हैं आपके 75, उन 75 क्वेश्चंस में हो सकता है कि बाकी क्वेश्चंस ईजी रहे हों, है ना। तो इसलिए आप पेपर कभी भी देखो कि पूरा पेपर आपका हमेशा बैलेंस होके आता है। इसलिए हमें क्या करना होता है, सारी चीज़ों को पढ़ के जाना है हमको, चाहे वो ईजी हो चाहे हार्ड हो। बस आपका खेल कितना है कि अगर ईजी आया तो उसको आपको बिल्कुल देखते ही उड़ा देना है, ठीक है। इतनी सी बातों को याद रखें, ये मैं अपने सेशन को एंड करूँगा। एंड आज थोड़ी सी तबीयत मेरी ठीक नहीं लग रही थी, तो एक दो जगह मैं थोड़ा सा स्लो डाउन हो गया हूँ शायद, तो उसके लिए थोड़ा सा मैनेज कर लेना। कल से हम बिल्कुल अच्छे से करके चलते हैं, और कल से थोड़ा सा जो हमारा लेवल होगा उसे हम इंक्रीज़ करेंगे। जो मुझे छोटी मोटी बातें बतानी थी वो मैंने अभी तक आपको बता दी हैं। अब जो अगली क्लास होगी उसमें हम थोड़ा सा लेवल को लेके चलेंगे, ठीक है। चलो ओके देन गाइस, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू ऑल। कोविड-19 से सेफ रहना सारे लोग, ठीक है।